हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक जो आरएस मेंस का जो पेपर 1 है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं उन सोर्सेज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। और ये टॉपिक जो है जनरली ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा इसको मैं। और ये एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को देने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेटजी है ना वो एक प्लान तरीके से होनी चाहिए, ना कि हम जो है रैंडम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं क्या हमने उनको देखा है, और अगर हमने नहीं देखा है तो एटलीस्ट हम उन चीज़ों को के ऊपर फोकस करें जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हम जो है जनरली एक ब्लाइंडली किसी तैयारी में ना उलझ के, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, तो हम जो है उसको एक स्ट्रेटजिक तरीके से अगर हम करेंगे तो शायद हमारा स्कोर जो है वो बेटर हो सके। तो इसी और जो है मैं आपके सामने एक थोड़ा सा एनालिसिस लेके आया हूँ जो प्रीवियस 2023 का जो मेंस हुआ था उसके संबंध में। जो हिस्ट्री वाला पोर्शन मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ, और इसके अलावा जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब में भी जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये जो पेपर 1 था आपका, जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था उसमें यूनिट 1 के अंदर जो है राजस्थान जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है आपके, ये वाला जो पोर्शन है ये 24 मार्क्स का पूछा गया था, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर वाला। इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है, जो आप देखोगे सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कैरी कर रहे थे इसने 27 मार्क्स। और जनरली जो है ये वाला टॉपिक ऐसा था जो कि इग्नोर करके गए थे बच्चे, जनरली सब ने इसको इग्नोर करके गए थे, और जो लोग इसमें पढ़ के गए थे उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज इस पेपर के अंदर मिला है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो 17 मार्क्स कैरी करती है, ठीक है। एक 2 मार्क्स का पेपर आता है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये हमेशा का ही ट्रेंड आरपीएससी का रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। किंतु ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। इंडियन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में भी जो आरपीएससी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछती है। उसमें 7 मार्क्स का ये टोटल पेपर था। तो यानी कि आप देख सकते हैं आउट ऑफ 75 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स ही जो है वो इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रही है। और इसको हम टाइम कितना देते हैं, इसको हम जो है 60% ऑफ टाइम जो है टोटल हम देते हैं, ठीक है। और जबकि आउटपुट इसका कितना है, मात्र 7 नंबर, यानी कि अब आप देख लीजिए कितना कम इसका वेटेज है। और जिसको हम सबसे कम समय देते हैं ना वो सबसे ज़्यादा आपका वेटेज कैरी करता है, ठीक है। तो मैं आपको अब धीरे धीरे बताता हूँ, क्वेश्चन वाइज बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला प्रश्न था ड्योढ़ीदार। ये ड्योढ़ीदार कहाँ से पूछा गया था। तो ये जो पैनोरमा बुक आती है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में एक सिलेबस डिस्कशन किया था तो सिलेबस डिस्कशन में आपको मैंने बताया था कि जो राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो है ये पैनोरमा वाली बुक। और मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जो 25 मार्क्स का जो पेपर है पूरा का पूरा, ये डायरेक्टली पैनोरमा से आया है। ये पहला सवाल था, ये 2 मार्क्स का ये सवाल था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो आरपीएससी ने अपना जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था उसके अंदर तीसरे नंबर से प्रश्न शुरू होते हैं। 2 प्रश्न उन्होंने नहीं लिखे थे तो मुझे यहाँ पे अलग से लिखना पड़ा, ठीक है। ड्योढ़ीदार जो है, अभी आप ये देखिए, राजस्थान का जो मध्यकालीन प्रशासन है वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर ये जो पेज नंबर 169 है पैनोरमा का, यहाँ पर ड्योढ़ीदार दे रखा है, ये देखिए, ये महल की सुरक्षा, देखरेख और निरीक्षण का कार्य करने वाला अधिकारी था। तो अब मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे इस चैनल के ऊपर जो है सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी राजस्थान के अंदर, वो था राजस्थान का मध्यकालीन प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था राजस्थान। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये जनरली चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, चाहे जो है कई सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसको छोड़ के जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप ये देख लीजिए, ड्योढ़ीदार जो प्रश्न आया था वो यहाँ से पूछा गया था, और ये पेज नंबर 169 पे है पैनोरमा के अंदर। सेकंड आता है ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। तो ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ ये पैनोरमा के अंदर दे रखा है, ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियाँ तथा उपबोलियाँ। तो हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाड़ी, रांगड़ी, मालवी, ये सब बोलियाँ कही जाती हैं। तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, ये सब क्या है, इसकी उपबोलियाँ कही जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो दो मार्क्स के दोनों सवाल थे ये दोनों पैनोरमा से आए थे। तीसरा आता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है किस प्रकार से संहिता से अलग थे। संहिताज का अर्थ यहाँ पर ये है, संहिताज यानी कि जो वैदिक जो धर्म था, वैदिक धर्म से किस प्रकार से अलग थे, हिंदुइज्म से किस प्रकार से ये अलग थे। तो पहला इसको आप जो है इस तरीके से एक टेबल बना के यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और यहाँ पे जो है आप संहिता लिख के पहला पॉइंट आप ये लिख सकते थे कि ये जो धार्मिक कर्मकांड है, जो वैदिक रिचुअल्स वगैरह थे, ये
ये लोग फॉलो नहीं करते थे बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाले, जबकि यहाँ पर जो है धार्मिक कर्म कांडों का बहुत अधिक महत्व इसके अंदर देखने को मिलता है। इसमें जो है वर्ण सिस्टम और जो कास्ट सिस्टम है उसको मान्यता थी संहिताज के अंदर, किंतु बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है इसको सिरे से नकार देते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये जो है कॉमन क्वेश्चन था। अगर आप आर्ट एंड कल्चर का आपका बेसिक साइड आपको कवर है तो आप जो है इस सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल आता है, 3 कथिया सिस्टम क्या था? तो आपको पता होगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस के रूप में देखा जाता है। 1917 के अंदर ये हुआ था, ये उससे संबंधित है। 3 कथिया सिस्टम जो है ये चंपारण के जो किसान हुआ करते थे उनसे जो है उनकी जितनी भी भूमि हुआ करती थी उसका 3/20वां जो हिस्सा है, उसका पार्ट है, 3/20 जो लैंड है उसकी, उस पर क्या किया जाता था, इंडिगो जो थे, इंडिगो को उगाने के लिए जो है उनको यूरोपियंस के द्वारा जो है फोर्स किया जाता था। ठीक है, तो इसी के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने इसके चंपारण सत्याग्रह किया था। तो आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से पूछा गया। एंड जनरली ये जो है एक बेसिक सवाल था, अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा, तो ये इसमें कोई नया चीज़ इसमें नहीं थी। फिर अगला आता है यूनिवर्सल प्रीस्टहुड, यानी कि सार्वभौमिक पौरोहित्य का क्या मतलब होता है? तो ये बेसिकली ये जो है ये टॉपिक था आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर रिफॉर्मेशन वाला। तो एक्चुअली देखिए ये क्या था, इसको घुमा के पूछा गया था, जबकि अगर आपने रिफॉर्मेशन पढ़ा है और आप कॉमन सेंस के अनुसार इसका उत्तर दे सकते थे। यूनिवर्सल प्रीस्टहुड का मतलब ये होता है कि ये जो है मार्टिन लूथर नाम का जो ये व्यक्ति था, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है इसने शुरू किया था, प्रोटेस्टेंट जो है प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता था, इसके जो अनुयायी थे उनको। तो ये जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई जो सभी व्यक्ति है ना, उनको किसी भी पादरी की, किसी भी क्लर्जी की आवश्यकता नहीं है अपने जो ईश्वर हैं, जीसस हैं, उनकी पूजा पाठ करने के लिए, ईश्वर को ध्यानने के लिए। यानी कि हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है, पुरोहित है, अपने आप में एक क्लर्जी है, और उसको सभी प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, अपने जो देव हैं उनकी आराधना करने का सभी प्रकार से उसको हक है। यानी कि उसको किसी भी क्लर्जी की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है। यही सार्वभौमिक पौरोहित्य का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स था। उसके बाद आता है वात और वचनिका में क्या अंतर है, यानी कि वात और वचनिका को आपको समझाना था। लगभग 2.5 मार्क्स का था, टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब मैं बताता हूँ आपको पैनोरमा के अंदर ये कहाँ से था, वचनिका और वात, ये दोनों टॉपिक्स यहाँ से पूछे गए थे। वचनिका यानी कि संस्कृत के वचन शब्द से निकला हुआ एक काव्य विधा है, काव्य विधा है ये। ठीक है, और साहित्य की में ही प्रविष्ट हुआ है ये, और एक तुकांत गद्य पद्य रचना है ये। ठीक है, तुकांत है और गद्य पद्य रचना के रूप में देखा जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके जैसे अचनलास खिचड़ी वचनिका हो गई। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में ही जो है गद्यात्मक काव्य और काव्यात्मक गद्य है ये है। दूसरा आता है वात। तो वात क्या है, श्लोका और वर्णक रूप में राजस्थानी वात साहित्य का अलग महत्व है अपना। ठीक है, और इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। मैं इसकी अलग से आपको, अगर आप चाहेंगे तो राजस्थानी साहित्य से संबंध जो या फिर राजस्थानी भाषा बोलियों के संबंध में अगर कोई लेक्चर होगा तो मैं ले लूँगा सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर। मेरा अभी इस समय ये काम है कि आपको उन सोर्सेज को बताना जहाँ से ये जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वात और वचनिका ये 5 नंबर का प्रश्न डायरेक्ट पैनोरमा से पूछा गया था। इससे पहले 2 और 2 सवाल जो प्रश्न पूछे गए थे 2 मार्क्स के अंदर, वो भी इसी पैनोरमा से पूछे गए थे। अगला आता है क्रिटिकली इवेल्युएट द एटीट्यूड ऑफ जयपुर प्रजामंडल टुवर्ड्स क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जयपुर प्रजामंडल का क्या दृष्टिकोण था, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये वाली स्लाइड मैंने इसके अंदर नहीं लगा रखी है, किंतु ये जो प्रश्न है ये सभी कोचिंग नोट्स, अगर आप एक बेसिक आपने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा है कहीं पे, तो वहाँ पर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में जयपुर प्रजामंडल का क्या आंदोलन, क्या योगदान था, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जयपुर प्रजामंडल जो शासक था, वो शासक जो है उस क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ था, और इसी आधार पर एक एग्रीमेंट होता है जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, और जो आपने इसमें कई सारे नाम पढ़े होंगे, बाबा हरीशचंद्र हो गए, ठीक है, हीरालाल शास्त्री हो गए, ठीक है, मिर्ज़ा इस्माइल हो गए, इन सभी लोगों के नाम थे। ठीक है, और इसमें कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, तो ये सारे जो तथ्य थे, इस तथ्य के अंदर आपको लिखना था और इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। ठीक है, क्या ये अपने उद्देश्यों में सफल हुआ, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर आपको बात करनी थी। अगला आता है एक्सप्लेन द सोशो रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ नयनार और आलवार भक्ति संत। नयनार और आलवार भक्ति संतों के सामाजिक और धार्मिक महत्व को व्याख्यात कीजिए। तो इस प्रश्न को करने का एक तरीका आपका पास ये हो सकता था कि आप जो है एक तरफ सोशल और एक तरफ जो है आप क्या लिख सकते थे, इसमें रिलीजियस सिग्निफिकेंस लिख सकते थे। यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट बना के यहाँ पर सोशल सामाजिक आधार पर क्या किया, यानी कि कास्ट सिस्टम का विरोध किया। ठीक है,
और इसके अलावा सरल भक्ति पे जोर दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सरल भक्ति पे जोर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो कर्मकांड थे, कर्मकांडों की आलोचना करी इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे सभी छुआछूत, इन सभी चीज़ों को जो समाज में जो व्याप्त समस्याएं थी, उन समस्याओं को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। जबकि यहाँ पे धार्मिक के अंदर आप सरल भक्ति हो गई, उसके साथ साथ इन सभी फैक्ट्स को लिख सकते थे। और उसके साथ साथ फिर आप कुछ नयनार संतों के नाम लिख सकते थे यहाँ पे। जैसे नयनार संतों में अगर आप नाम लिखना चाहें तो नयनार कहाँ के थे, ये शैव उपासक थे, ठीक है। आपको ये पता होगा नयनार जनरली दोनों साउथ से ही संबंधित रखते हैं, दोनों साउथ के ही हैं, ठीक है। जैसे नयनार की अगर अपन बात करें तो नयनार के अंदर आपने देखा होगा निरुणा बुक्करशु हो गया, ठीक है, या फिर तिरुज्ञान सबंदर हो गया, सुंदर मूर्ति हो गया, माणिक वाचकर हो गया। ये सब लोग थे जो कि नयनार से संबंध रखते थे। आलवार के अंदर आपको पता ही होगा नंबलवार थे, अंडल थे, मधुकवि थे, कुलशेखर थे। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं सोशल के अंदर कि भाई महिलाओं को भी जो है इसके अंदर यो भागीदारी दी गई। जैसे कि आपने किस किस के महिलाओं के आप नाम लिख लीजिएगा। जैसे अंडल थी, ठीक है, ये कौन सी थी, ये अलवार संत थी, ठीक है, इनका नाम आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था, ठीक है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ठीक है। अगला आता है रजाकारों की क्या भूमिका थी, जो हैदराबाद का जब इसके अंदर विलय करने की कोशिश की गई थी भारतीय संघ द्वारा, तो उस समय रजाकार किस प्रकार से बाधक हुए थे, इस प्रश्न को देखना था। तो रजाकारों में आपको एक नाम याद रखना था इसके अंदर, जो है कासिम रिजवी नाम का जो व्यक्ति था। ये जनरली क्या है कि बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ था, किंतु आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते थे। वैसे जो इसका जो लीडर था एक मिलिशिया था एक तरीके से, ठीक है। और ये मिलिशिया यानी कि जो है एक विद्रोही थे और सशस्त्र विद्रोही थे ये, ठीक है। इनके पास जो है अस्त्र शस्त्र थे और इन्होंने जो है मुख्यतः जो है एक संस्था चलाई थी जिसको नाम था मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन। तो MIM नाम से जो इन्होंने चलाई थी हैदराबाद के अंदर। तो कुल मिला के यही था। और कासिम रिजवी जो है ये व्यक्ति था इसके अंदर, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और ये कुल मिला के ये चाहते थे कि जो निज़ाम है हैदराबाद का, ये उसके सपोर्टर थे। और ये लोग चाहते थे कि हैदराबाद जो है पूर्णतः जो है आज़ाद रहे, भारतीय संघ में इसका विलय ना हो। तो ये उसके रूप में थे। और उसके अंदर इन्होंने किस तरीके से, तो इन्होंने जो भी उस समय हैदराबाद के अंदर भारतीय संघ में मिलना चाहते थे उन एक्टिविस्ट के ऊपर हमला किया, ठीक है। सांप्रदायिक दंगों को इन्होंने कई जगह अंजाम दिया। उसके साथ साथ जो है कई बार इन्होंने कोशिश करी कि भाई पाकिस्तान और जो ब्रिटिश जो है उनका सपोर्ट लेके जो है वो भारत के ऊपर दबाव बना सकें। तो ये इन्होंने कुछ अपने एक तरीके से बाधक के रूप में हुआ। भारत ने क्या दिया, तो भारत ने चलाया ऑपरेशन पोलो चला के भारत ने जो है हैदराबाद का विलय भारत के अंदर, भारतीय संघ के अंदर कर दिया था, ठीक है। पटेल जी का योगदान इसके अंदर महत्वपूर्ण था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इसको आपको लिखना था, ठीक है। अगला आता है 2 विश्व युद्धों के कारण राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय जो स्त्रियां थी उनकी भागीदारी किस प्रकार से बढ़ी। यानी कि जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे इसने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप से जो महिलाओं हैं उसकी किस प्रकार से भागीदारी बढ़ाई थी। तो इसमें आपको इस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक भागीदारी लिखनी थी और यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना था, पॉलिटिकल भागीदारी जो है राजनीतिक रूप से भागीदारी लिखनी थी। इकोनॉमी में आप लिख सकते थे कि भाई जब ये पुरुष जो हैं जितने भी युद्ध लड़ने गए थे तो यहाँ पर क्या हुआ था, सेक्स रेशियो में कमी आ गई थी। और इस वजह से क्या होता है कि महिलाओं ने क्या किया, एज ए लेबर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। जॉब्स के अंदर महिलाओं का आगमन होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आर्म फैक्ट्रीज़ के अंदर महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो सपोर्ट स्टाफ था मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर महिला नर्सेज़ के तरीके से काम करने लग गई, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर महिलाओं की भूमिका बढ़ने लग गई, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख सकते थे। साइंटिफिक रूप से महिलाएं जो हैं वो इनकी चूँकि एजुकेशन में स्तर में सुधार होता है महिलाओं के, एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि इनको वोट देने का अधिकार बढ़ा, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स लिख सकते थे। इसके अलावा जो है जब महिलाओं का एजुकेशन में भागीदारी बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि इनका जो है इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस इस तरीके से जो है आगे चल के समाज के अंदर योगदान देना शुरू कर देती हैं। फिर पॉलिटिकल के अंदर आप क्या क्या लिख सकते थे, तो पॉलिटिकल के अंदर आप यही लिख सकते थे कि भाई महिलाओं के जो वोटिंग राइट्स वगैरह देना शुरू किया, ठीक है। महिलाओं को वोटिंग राइट्स देना शुरू किया गया। और उसके साथ साथ कई सारे सफ्रेज मूवमेंट होते हैं, यानी कि महिलाओं को जो है सभी प्रकार के जो अधिकार हैं पॉलिटिकल राइट्स है उसको देने के लिए कहाँ कहाँ पे अलग अलग जगह, जर्मनी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, सब जगह इनके लिए क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। इसके अलावा आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर शामिल किया गया, उनको जो है महत्वपूर्ण पद दिए गए,
ठीक है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह इनको दिए गए, ठीक है। जब ये जॉब्स के अंदर थी तो मातृत्व अवकाश वगैरह दिए गए, इनके लिए समान वेतन वगैरह की व्यवस्था की गई, ठीक है। इनके लिए लेबर लॉज वगैरह जो थे, लेबर जो राइट्स थे वो भी इनके लिए शुरू किए गए। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी इसको लिख सकते थे। अगर आपने ये दोनों वर्ल्ड वॉर पढ़े हैं, उसके इम्पैक्ट पढ़े हैं, तो आप वहाँ से इस सवाल को कर सकते थे। अब आते हैं महत्वपूर्ण 10 सवालों पे। तो अब ये देखिए, ये 10 नंबर का सवाल था, राजस्थान हिस्ट्री या आर्टिकल्चर का पोर्शन था। ब्रीफ अकाउंट ऑफ सन टेम्पल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सूर्य मंदिरों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो ये जो सवाल है, ये पैनोरमा के अंदर ये देखिए आप, राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर, सौर्य संप्रदाय। तो सूर्य के अर्घ्य देव का पूजा प्राचीनतः जो है, प्राचीनतम एवं सरलतम तरीका है। और इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पर ये सूर्य पूजा हुआ करती थी, जैसे उदयपुर के अंदर भी। इसके अलावा नगर नाम का एक ये जो कहानी है टोटल मिला के। और इसके अलावा आप जो है ये प्रमुख जो सूर्य मंदिर है, इन सूर्य मंदिरों को आपको लिखना था। जैसे ओसिया के अंदर हो गया, चित्तौड़ के अंदर कालिका माता का जो मंदिर है वो भी जो है सूर्य मंदिर है। तलवाड़ा के अंदर जो मंदिर है, बांसवाड़ा के अंदर, वो भी है। जालोर के अंदर मंदिर है, सूर्य मंदिर भीनमाल में, ठीक है। बूढ़ादीद का सूर्य मंदिर है। जयपुर के अंदर है गलताजी वाला सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो ये सभी जो है, झालावाड़ के अंदर पद्मनाभ मंदिर है जो कि सूर्य मंदिर है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना था। और ये जो टॉपिक था ये पैनोरमा के अंदर दे रखा है, आपका 10 नंबर का सवाल यहाँ से प्रिपेयर होता। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पैनोरमा इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन। अभी वर्तमान में तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये एक बेहतरीन बुक है। आप चाहें तो इसको रिफ़र कर सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। आप चाहें तो अपने कोचिंग नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं, ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक जो पिछले 2 बार मेरे अटैम्प्ट में जो सफलता है, उसका जो श्रेय है ना, वो इस पैनोरमा को ही जाता है। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। किंतु मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पैनोरमा को पढ़ें। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच इज़ अनपैरेलल्ड इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन एक्सप्लेन। यानी कि विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की निरंतरता की जो है एक अनन्य विशेषता है, इसकी व्याख्या कीजिए। अब ये देखिए, आपकी आर्ट एंड कल्चर से सवाल है, लेकिन ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, ये आपकी समझ के ऊपर आधारित है। आपने जितना पढ़ा है भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, उसी आधार पर आपका ये प्रश्न हो सकता है। तो इसमें आप जो है अलग अलग थीम्स में लिख सकते थे। जैसे आप सबसे पहले लिख सकते थे वैदिक सभ्यता से, आप लिख सकते थे कि भाई वैदिक सभ्यता के जो अलग अलग टेक्स्ट हैं, जैसे ऋग्वेद है, उसको आज भी जो है ना कई जगह जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करें तो जो जितने भी कर्मकांड वगैरह की जो व्याख्या की गई थी पुराने समय में, उन सभी को आज भी जो है उसी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा भाषाई रूप में देखें तो संस्कृत इतनी प्राचीन भाषा है, तमिल हो गई, ठीक है। और जो जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस है आज भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विद्यमान है, ठीक है। तो भाषाई विविधता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जो देवनागरी लिपि है, जिससे पहले ब्राह्मी लिपि थी, इन सभी लिपियों का यूज़ जो है आज भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अगर आप सोशल स्ट्रक्चर में देखें तो सोशल स्ट्रक्चर में आप क्या कह सकते हैं कि भाई जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपका, संयुक्त परिवार प्रथा है, ये आज भी भारतीय समाज की विशेषता है। वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था जो अब चल के कास्ट सिस्टम में बदल गई है, ये भी आज ही की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा जो आजकल आप देख रहे होंगे कई सारी जगह गुरुकुल की परंपरा अभी भी है, ठीक है। तो ये गुरुकुल परंपरा कहाँ से है? पुराने टाइम से देन है हमारी, ठीक है। इसके अलावा योगा, ठीक है, आयुर्वेदा, ठीक है, जिसको कोविड के अंदर भी काफ़ी यूज़ किया गया था, और आज भी हम जो है कई जगह योगा, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये आज भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर भी, और आज जो वर्तमान है यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस इसके अंदर रखता है। मंदिर स्थापत्य, कई सारे मंदिर ऐसे हैं जो कई पुराने समय से हैं और आज भी वो अपनी उतनी यथास्थिति के अंदर है, ठीक है। तो मंदिर स्थापत्य हो गया। इसके अलावा कई सारे जो फॉरेन रूलर्स थे, चाहे इस्लामिस्ट हो गए, ठीक है, चाहे जो कॉलोनीज़ वाले थे, ये जब यहाँ आए तो यहाँ के कल्चर में रच बस गए। यानी कि इनका कल्चर यहाँ इन्फ्लुएंस ना होके ये खुद इस कल्चर के अंदर इन्फ्लुएंस हो गए। तो इसी वजह से ही तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है जनरली ये सारी चीज़ें जो है हमारी सभ्यता की निरंतरता को दिखाती है, ठीक है। और इसी के लिए कथन भी आपको पता होगा, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसको आपको एंड ऐसे करना था, या फिर आप ऐसे भी एंड कर सकते थे कि इसी वजह से जो है इन सभी सभ्यताओं की वजह से भारत की संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। सनातन कंटिन्यूस संस्कृति इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को एंड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगला आता है मौर्यन पिलर्स आर ऑफ इंडिजीनियस ऑरिजिन। अब ये जो प्रश्न है, मौर्यन पिलर्स आर ऑफ इंडिया, मौर्यन स्तंभ जो है देशज मूल के थे, इसकी व्याख्या अगर हमको करनी पड़े तो मौर्यन पिलर्स के आप लिख सकते थे। मौर्यन पिलर्स को आप जो है अशोकन पिलर्स भी कहते हैं, ठीक है।
अशोकन पिलर्स भी कहा जाता है। तो उसमें आप लिख सकते थे कि भाई ये एक ही स्टोन से बने होते थे, इनको मोनोलिथिक कहा जाता था। जबकि ये जो है क्या है, बहुत सारे पीसेस से बने हुआ करते थे सैंडस्टोन के अंदर। इनको इंडिपेंडेंटली इरेक्ट किया गया था, यानी कि ये किसी बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं थे, ये अलग से लगे हुए थे। जबकि ये क्या थे, एक बिल्डिंग के साथ अटैच हुआ करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता था, इनकी जो चौड़ाई वगैरह थी, जैसे जो बाहरी थे पिलर्स, उनकी चौड़ाई क्या थी, समान थी, समान चौड़ाई के थे। किंतु ये क्या थे, इनकी जो चौड़ाई है कुछ इस प्रकार से थी, यानी कि नीचे जो है ये अधिक चौड़े हुआ करते थे और ऊपर इनकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती थी, ठीक है। इसके साथ साथ इन जो पिलर्स थे, इनके टॉप के ऊपर जो है एनिमल्स की फिगर्स वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। पशु पक्षियों की जो है चित्रण इसमें हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं था। और ये जो अशोक के जो पिलर्स हुआ करते थे काफ़ी अच्छे पॉलिश थे, पॉलिशिंग अच्छी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की पॉलिशिंग नहीं थी इसके अंदर। तो इसी तरीके का आपको इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देना था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न था आपके पास कि यूरोपीय की जो औद्योगिक क्रांति है उसने नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया। अब देखिए, ये अगर आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है आपके अपने नोट से, किसी भी कोचिंग नोट से, तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, इसका उत्तर भी मिल जाएगा आपको। और इसमें कुछ आपको एडिशन करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आरपीएससी चाहे कहीं से भी आपने पढ़ा हो, वो आपको डायरेक्ट प्रश्न नहीं देती है, उसमें आपको खुद का भी जो दिमाग है उसको लगाना पड़ेगा। और हो सकता है आपने 4 पेज का ही कंटेंट पढ़ा हो, किंतु आपको उसको एक्सपेंड करना आना चाहिए, ठीक है। आपको उसके हिडन मीनिंग्स को समझना आना चाहिए। अब जब आप नोट्स पढ़ें तो उसकी कंसेप्ट को इतना अच्छे से पढ़ें कि आप जो एक लाइन है, उस एक लाइन को जब प्रश्न में पूछा जाए तो 4 लाइन में परिवर्तित कर सकें। ये आपको, ये एक आर्ट है जो आप धीरे धीरे जो है, जब आप पढ़ेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आपको जो है नेचुरली आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की वजह से रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता थी। और रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता की वजह से जो है अलग अलग देशों के अंदर जो है कॉलोनीज़ की स्थापना शुरू होती है, वहाँ पे वर्चस्व बनना शुरू होता है। पहली चीज़ तो रॉ मटेरियल्स की वजह से। दूसरा, ये जब रॉ मटेरियल्स फाइनल प्रोडक्ट बनते थे तो इसके लिए एक तो ये यूरोप में कंज्यूम होते थे, और दूसरा जो है ये अलग अलग जगह इनको मार्केट की आवश्यकता थी। और जब इस मार्केट की आवश्यकता थी तो इस वजह से भी इंपीरियलिज्म की आवश्यकता थी, क्योंकि इस वजह से फिर ब्रिटिशर्स ने आगे चल के अलग अलग जो विभिन्न देश थे वहाँ पे अपनी कॉलोनीज स्थापित करी, और यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और यहाँ पे ये कच्चा माल वापस से लेके आ जाते थे। अब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट आप देखिए कि जब ये सब हुआ तो धन का आगमन होता है यूरोप के अंदर, बहुत सारा पैसा आता है, और जब पैसा अधिक आता है तो उसको व्यक्ति क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इनको फिर से मार्केट की ज़रूरत थी, ठीक है, कैपिटलिस्ट। तो इसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। स्टॉक मार्केट्स की अवधारणा शुरू होती है, बैंकिंग की अवधारणा शुरू होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू होती है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट होता है रेलवेज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज़ के अंदर, प्लांटेशंस के अंदर, माइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, ये तो 3 पॉइंट मैंने बताया आपको। चौथा पॉइंट क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज़ वगैरह शुरू होती है, साइंटिफिक इन्वेंशंस होना शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे आपने बात करी होगी, टेलीफोन का आविष्कार होता है ग्राहम बेल के द्वारा, ठीक है। सैमुअल मोर्स जो है हमारे, सैमुअल मोर्स ने क्या किया, टेलीग्राफ का आविष्कार किया, ठीक है। इसके अलावा आपने बात करी होगी, जेम्स ब्रिडले का नाम सुना होगा, जिसने ब्रिज वाटर कैनाल बनाई, ठीक है। और जॉन मैकेडम का नाम सुना होगा, जिनके नाम से मैकेडम रोड्स फेमस है, ठीक है। अच्छी सड़कों का इन्होंने निर्माण किया। जेम्स वाट, इन्होंने स्टीम इंजन को जो है इन्वेंट किया। तो इस तरीके से इन सभी इन्वेंशंस की वजह से भी क्या हुआ कि जो है इसने नव साम्राज्यवाद का उदय कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वेपन्स जो है वो बनना शुरू हुए, नए नए वेपन्स बनना शुरू हुए। तो इस वजह से जो मिलिट्री है वो मिलिट्री क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। और जब मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये आगे चल के इसने कॉलोनीज़ में अपना प्रचार प्रसार, साम्राज्यवाद की स्थापना करना शुरू हो गया। चौथी चीज़ कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, आर्थिक समृद्धि आई, तो ये जो है क्या होगा, इनके अंदर एक राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की भावना पनपी। और नेशनलिज्म और एक प्रेस्टीज के रूप में इसको देखने लगे कि ये कॉलोनीज़, जिसकी जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ उसकी उतनी ही प्रेस्टीज। तो इस वजह से भी क्या हुआ, आगे चल के नव साम्राज्यवाद का उदय होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी। इसके अलावा यूरोपियंस के अंदर एक जो है उच्च भावना आती है, वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो वाइट मैन्स बर्डन है, यानी कि जो है जो दूसरे वर्ल्ड है उसको सिविलाइज़ करने का ठेका इन्होंने ले रखा था, इन यूरोपियंस ले रखा था, ये सही ये मानते थे, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इन्होंने भेजना शुरू किया, ठीक है। तो भी यहाँ पे ये नव साम्राज्यवाद का नया चरण था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको एक्सप्लेन करना था।
आई नो कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक जगह कंसोलिडेट करना ही आपका मेंस में सक्सेस को दिखाता है। आप मेंस में जो सिलेक्शन लेते हैं बच्चे, उनका एक ही चीज़ होती है कि वो जो है इतने सारे कंटेंट को एक जगह कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये आर्ट जब आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे और टेस्ट के साथ साथ आप रिवीजन जितना करेंगे, पहले आप रिवीजन कीजिए और मल्टीपल टाइम्स जब रिवीजन हो जाए तो आप टेस्ट दीजिए, तब आपके अंदर ये आर्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कवर्ड नहीं है और आप सीधा टेस्ट लगा रहे हैं तो भी फिर वहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा का पूरा यूनिट 1 वाला डिस्कशन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्पेशली मेरा पर्पज़ यहाँ पे ये था कि ये जो पैनोरमा जिसके बारे में मैंने अभी लास्ट टाइम आपको अपने जो उसके अंदर सिलेबस डिस्कशन में बताया था, तो इसके बारे में आपको पता चला होगा कि इसमें प्रश्न जो है सीधे सीधे मेंस के अंदर पूछे गए। और ऐसा नहीं है कि 2023 के मेंस के अंदर ही पूछे गए हैं, 2021 का जो मुख्य परीक्षा थी उसके अंदर भी इसी प्रकार से कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। तो अब इससे ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा। हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आज जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट में इकोनॉमिक्स, और उसके साथ साथ फिर सब्सिक्वेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, इसके अलावा पॉलिटी, इनमें कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी, उन सोर्सेज को भी हम क्या करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। और कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल के अंदर आप बता सकते हैं। मैं उसको जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और मेरी तरफ से कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, चाहे कोई भी एक पर्टिकुलर लेक्चर आपको अपलोड करना है, चाहे मेरे से पढ़ना है, तो उसको भी आप बता दीजिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।